हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये हमारा एरर का पार्ट 4 है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। द रिपोर्ट वॉज मोर प्रेफरेबल टू द प्रीवियस वर्जन ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर्ड लेआउट एंड क्लियरिटी ऑफ लैंग्वेज। कह रहा है कि ये जो रिपोर्ट है वो प्रीवियस वर्जन से ज़्यादा उसको प्रेफर किया जा रहा है क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर लेआउट है वो ज़्यादा अच्छा होगा और उसमें लैंग्वेज भी क्लियर है। कहाँ पे दिक्कत है? द रिपोर्ट वॉज मोर प्रेफरेबल। कहीं पढ़ा होगा आप लोग ने कि कुछ एग्जेक्टिव होते हैं जो पहले से ही कंपेरेटिव डिग्री में होते हैं, उनके साथ मोर और लगाने की जरूरत नहीं होती है ना। तो यहां पे प्रेफरेबल के साथ मोर लगाया हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। अब जैसे कुछ हो गए प्रेफरेबल, या फिर पढ़ा होगा सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, एल्डर। इनके साथ क्या है, इनके साथ हम मोर का यूज नहीं करते। तो यहां पे प्रेफरेबल के साथ हम मोर का यूज नहीं करेंगे। तो एरर कहां पे थी? फर्स्ट पार्ट में थी। ठीक है। To ensure every participant be heard, the chairperson requested that questions be submitted in advance and that moderators be assigned to each group. कह रहा है कि ये इंश्योर करने के लिए कि सारे पार्टिसिपेंट को सुना जाए, चेयरपर्सन ने ये रिक्वेस्ट करी कि क्वेश्चनों को आप एडवांस में सबमिट कर दीजिए और एक मॉडरेटर असाइन करिए हर ग्रुप के लिए। ठीक है, कहां पे दिक्कत है? टू इंश्योर एवरी पार्टिसिपेंट बी हर्ड। अच्छा, ये ऐसी थोड़ा सा एरर है जो शायद एक बार में पढ़ने में समझ में ना आए अच्छे अच्छे लोगों को, क्योंकि इतना याद नहीं रहता। जब आप प्रैक्टिस में रहते हैं ना तभी समझ में आता है ये चीजें। अब टू इंश्योर जो है यहां पे, ये जो वर्ब है, इसके बाद आपने देखा होगा कि यहां पे एक सब्जेक्टिव मोड लगा दिया गया। सब्जेक्टिव मोड पता ही होगा कि वर्ब की हम बेस फॉर्म यूज करते हैं, तो यहां पे बी का यूज किया गया। जबकि इंश्योर एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ सब्जेक्टिव मोड का कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहां पे सेंटेंस होना चाहिए था टू इंश्योर एवरी पार्टिसिपेंट इज हर्ड या फिर कैन बी हर्ड, ये कर सकते थे, मगर बी हर्ड गलत है। अब वर्ब ऐसी कौन सी होती है जिनके साथ हम सब्जेक्टिव मोड यूज करते हैं? मैंने पहले ही बात करी है कि डिमांड हो गया, ठीक है, फिर रिक्वेस्ट हो गया और सजेस्ट हो गया और इंसिस्ट हो गया। ठीक है, तो इनके साथ क्या होता है कि हम सब्जेक्टिव मोड का यूज करते हैं। इसी वजह से देखो आगे ही यहां पे क्वेश्चन में दिख जाएगा रिक्वेस्टेड के बाद बी सबमिटेड लगा हुआ है। ठीक है, बी जो है वह वर्ब की बेस फॉर्म यूज करी गई है। बात समझ में आई यहां तक? तो यहां पे एरर किसमें थी? फर्स्ट पार्ट में थी। द ऑफिशियल एड्रेसिंग द प्रेस येस्टरडे। कह रहा है जो ऑफिशियल था जो कल प्रेस को संबोधित कर रहा था, क्लेम, उन्होंने क्लेम किया था दैट द मैटर हैज बीन रिजॉल्व, जो मैटर है वो रिजॉल्व हो गया है, दो नो एविडेंस सपोर्टिंग द स्टेटमेंट। मगर कह रहा है कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है, वॉज एवर मेड अवेलेबल। कहां पे दिक्कत है? द ऑफिशियल, ये तो जो कॉमा के बीच में लगा लिखा हुआ है वो तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा। क्लेम तो इसका मतलब सिंपल पास्ट सेंटेंस है ये, दैट द मैटर हैड बीन रिजॉल्व। दो, जबकि नो एविडेंस, एविडेंस यहां पे क्या है? नाउन है। सपोर्टिंग द स्टेटमेंट, अब ये यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आ गया होगा कि वर्ब में प्लस आईएनजी लगता है तो वो एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है जो कि नाउन के बारे में बता रहा होता है, उसको मॉडिफाई कर रहा होता है। तो एविडेंस जैसे वर्ड जो होते हैं, ये जो नाउन होते हैं, इनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। इनके साथ स्ट्रक्चर ये हो सकता है दो नो एविडेंस टू सपोर्ट, मतलब इंफिनिटिव फ्रेज का यूज करते हैं। क्या होना चाहिए? टू सपोर्ट। अब देखो ये कुछ चीजें हैं जो शायद याद करने वाली हूं, इसका कोई रूल नहीं है भाई। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ एविडेंस के साथ सपोर्टिंग नहीं आता, तो नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब हम डेली पढ़ते हैं तो हम कभी भी एविडेंस के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आगे पढ़ते नहीं है, तो यही चीज रहती कि नहीं आता बस। तो अब इसके साथ आता है टू सपोर्ट। अब ये है इन्फिनेटिव फ्रेज। यहां पे ये जो इन्फिनेटिव फ्रेज है वो एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। दिख तो रहा है इन्फिनेटिव फ्रेज है, मगर काम कैसे कर रहा है? एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या होना चाहिए? देयर इज नो दो नो एविडेंस टू सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो एरर कहां पे थी? थर्ड में थी। अच्छा, और भी जैसे कुछ नाउन होते हैं, जैसे प्रूफ हो गया, तो प्रूफ के साथ हम उसके साथ भी हम ऑफ यूज करते हैं या टू यूज करते हैं।
रीजन हो गया, जैसे रीजन फॉर डिले, रीजन टू वरी। अपॉर्चुनिटी हो गया, मान लो अगर मैं बोलूं आपसे अपॉर्चुनिटी लर्निंग, तो अपॉर्चुनिटी लर्निंग सही नहीं लग रहा ना सुनने में, अगर मैं आपसे बोलूं अपॉर्चुनिटी टू लर्न, ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। अब जैसे एबिलिटी होता है, तो एबिलिटी डूइंग नहीं बोलते ना, एबिलिटी टू डू, मतलब आपकी जो क्षमता है करने की, एबिलिटी टू डू। ऐसे ही परमिशन के साथ होता है, परमिशन टू इंटर। तो कुछ ऐसे नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिनके बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं लगता, वहां पे आपको इन्फिनिटिव फ्रेज ज्यादा बेस्ट होता है। तो एरर कहां पे है? थर्ड में। द ऑडिटोरियम इज स्पेशियस, कह रहा है जो ऑडिटोरियम था उसमें काफी स्पेस था, एंड कैन एकोमोडेट लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, और वो काफी पार्टिसिपेंट्स को अपने अंदर ले सकता था। फॉर द सेमिनार, सेमिनार के लिए, ऑन रूरल बैंकिंग बीइंग हेल्ड नेक्स्ट वीक। कहां पे दिक्कत है? देखो एक यहाँ पे फ्रेज है यूज हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ, काफी बार देखा होगा किताबों में भी। तो ये लार्ज नंबर ऑफ नहीं होता, ए लार्ज नंबर ऑफ होता है, ठीक है। ये काउंटेबल फ्रेज होता है, मतलब एक तरीके से आप काउंट कर सकते हो, तो ए लार्ज नंबर ऑफ होता है। और उसके बाद क्या आता है? प्लूरल नाउन आती है, ठीक है, पार्टिसिपेंट इसीलिए। तो यहाँ पे एरर कहां पे थी? सेकंड में थी। और कुछ एक्सप्रेशन होते हैं इसी तरीके के, जैसे आपको पता होगा अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, इसके बाद क्या आता है? इसके साथ आती है प्लूरल वर्ब, अ नंबर ऑफ के साथ। अगर द नंबर ऑफ लिखा होता है, द नंबर ऑफ लिखा होता है, तो इसके बाद क्या आती है? इसके बाद आती है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। इसको रिवाइज करना है दोनों पॉइंट को। जैसे अगर मैं बोलूं अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट की आर एब्सेंट, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट की आर एब्सेंट, इसके साथ होगा अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अगर मैं बोलूं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग की इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा एक और चीज, इन दोनों एक्सप्रेशन के साथ क्या आता है? प्लूरल नाउन आती है, ठीक है, प्लूरल नाउन आती है, मतलब नाउन में एस लगा होता है, इसलिए मैं बोल रहा था स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स, ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखना। It is the uncertainty of how the council intends to proceed that seem to have created the most unrest among those waiting for regulatory clearance. कह रहा है कि एक अनिश्चितता थी कि जो काउंसिल है वो किस तरीके से प्रोसीड करेगी, इसकी वजह से काफी जो लोग थे वो बेचैन थे, उनके अंदर बेचैनी पैदा हो रही थी, जो लोग रेगुलेटरी क्लियरेंस का वेट कर रहे थे। कहां पे दिक्कत है? इट इज द अनसर्टेनिटी, यहां पे अनसर्टेनिटी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऑफ हाउ द, ये तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि इस नाउन के बारे में बता रहा है कि क्या अनसर्टेनिटी है, क्या अनिश्चितताएं हैं। ऑफ हाउ द काउंसिल इंटेंस टू प्रोसीड, अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज था, उसके अंदर का ये जो काउंसिल है उसके लिए यहां पे वर्ब है। ऑफ हाउ द काउंसिल इंटेंस टू प्रोसीड दैट सीम, अब ये जो सीम है ये किसके लिए आया? ये वर्ब किसके लिए है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट अनसर्टेनिटी के लिए। अब जब ये अनसर्टेनिटी यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब दिक्कत क्या है कि इतनी दूर यहां पे इसकी वर्ब रखी हुई है, क्योंकि यहां पे प्रीपोजिशन वाला आ गया था मामला, जो बता रहा था कि क्या चीज है अनसर्टेनिटी। तो यहां पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहां पे होगा सीम्स, इट इज द अनसर्टेनिटी। अब इस सेंटेंस को भूल जाओ अगर, सीम्स टू हैव क्रिएटेड द मोस्ट अनरेस्ट अमंग दोस्त, ठीक है। तो एरर कहां पे थी? सेकेंड में थी। द प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट था, दो पीसफुल इन नेचर, जो कि शांत था, वर पोर्ट्रेड, अब यही समझ में आ गया ना, बहुत इजी था ये क्वेश्चन, बाय ऑफिशियल चैनल्स एज इंस्टिगेटेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस एंड आइडियोलॉजिकली ड्रिवन ग्रुप्स। कह रहा है कि जो प्रोटेस्ट था जो कि शांत था नेचर में, वो इस तरीके से ऑफिशियल चैनल द्वारा पोर्ट्रे किया गया, उसकी इमेज दिखाई गई कि वो बाहरी ताकतों द्वारा भड़काया गया है, और कुछ जो आइडियोलॉजिकल ड्रिवन ग्रुप्स हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है। कहां पे दिक्कत है भाई? द प्रोटेस्ट क्या हो गया यहां पे? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। ये तो बता रहा है इसके बारे में, है ना, ये एक अपोजिशन है, उसके बारे में बता रहा है कि किस तरीके का प्रोटेस्ट, जो कि शांत नेचर का था। अब मेन सेंटेंस अगर इसको हम हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन सेंटेंस यहां से भी हम कर सकते हैं, द प्रोटेस्ट वॉज पोर्ट्रेड होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, समझ आई बात। तो इसको हम हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता सेंटेंस में। तो एरर कहां पे थी? सेकेंड में थी। ही ऑब्जेक्टेड टू द न्यू पॉलिसी, उसने न्यू पॉलिसी को लेकर ऑब्जेक्ट किया था, ऑन द ग्राउंड्स, इस ग्राउंड पे, दैट
इट वायलेटेड, ये इट किसके लिए यूज हुआ है, न्यू पॉलिसी के लिए, दैट इट वायलेटेड द प्रिंसिपल राइट्स। अब यहाँ पे सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस है, इसी वजह से आपको जो वर्ब दिख रही है सारी सिंपल पास्ट वाली दिख रही है, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिख रही है। इट वायलेटेड द प्रिंसिपल राइट्स ऑफ द एम्प्लॉयज, इसका मतलब कि उसने इसलिए इस न्यू पॉलिसी का ऑब्जेक्शन किया था उसके ऊपर, क्योंकि ये जो पॉलिसी थी ये मेन राइट्स जो थे एम्प्लॉयज के उसको वायलेट कर रही थी। यहां पे प्रिंसिपल, अगर स्पेलिंग आपको कुछ गड़बड़ लग रही है तो बताओ। प्रिंसिपल का मतलब यहां पे LE है, इसका मतलब हो गया सिद्धांत, प्रिंसिपल जो होते हैं। और अगर AL होता तो उसका मतलब होता है जो मेन राइट्स हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, ठीक है। तो यहां पे होना क्या चाहिए था, प्रिंसिपल, वो भी AL वाला। तो दिक्कत कहां पे थी, थर्ड में थी। द एजम्पशन ये थी दैट ऑल डेटा मस्ट बी नॉर्मलाइज, कि सारे डेटा नॉर्मलाइज हो जाएं बिफोर प्रोसेसिंग इट यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, मतलब उनमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज करने से पहले उनको नॉर्मलाइज कर लिया जाए। हैज बीन अ कॉमन प्रैक्टिस, ये कॉमन प्रैक्टिस है इन दिस डोमेन फॉर डिकेड, इस एरिया में काफी सालों से। अब द एजम्पशन है सिंगुलर है, इसीलिए यहां पे देखो हैज लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब। अब ये किस तरीके का एजम्पशन था, इसलिए दैट क्लॉज आ गया। अब इसको क्या बोलोगे, रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। क्या है, रिलेटिव क्लॉज है, जो कि बता रहा है किस तरीके का एजम्पशन, दैट ऑल डेटा। अब ये ऑल डेटा जो है वो क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड, पैसिव स्ट्रक्चर है मॉडल वर्ब का। बिफोर प्रीपोजिशन है, इसीलिए यहां पे प्रोसेसिंग एज अ जेरेंड काम कर रहा है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इट, दिक्कत यहां पे प्रोसेसिंग इट, जब डेटा प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल यूज करोगे, तो डेटा के लिए इट थोड़ा यूज करोगे, क्या यूज करोगे, देम। ऑल डेटा मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड बिफोर प्रोसेसिंग देम, तो दिक्कत कहां पे थी, सेकेंड में थी, ठीक है। दोज मोस्ट अफेक्टेड बाय द डिसीजन, कह रहा है कि वो लोग जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए उस डिसीजन से, appears to be those who were never consulted during the drafting of the policy, कह रहा है कि वो थे जिन्होंने कभी भी जब पॉलिसी की ड्राफ्टिंग हो रही थी कभी भी कंसल्ट नहीं किया। कहां पे दिक्कत है, दोज, वो काफी लोगों के लिए यूज होता है ना, प्लूरल के लिए यूज होता है ना दोज, तो जब दोज प्लूरल के लिए यूज होता है तो इसका मतलब काफी लोग थे वहां पे। तो दोज मोस्ट अफेक्टेड बाय द डिसीजन, तो सिंगुलर वर्ब कैसे यूज कर दी यहां पर, जब दो लोगों के लिए यूज होता है तो यहां पे क्या होना चाहिए था, अपीयर टू बी दोज हु वर नेवर कंसल्टेड, ठीक है। तो एरर कहां पे थी, सेकेंड पार्ट में थी। द HR हेड मेड द असिस्टेंट resubmitting all the documentation after discovering a discrepancy in the date of joining for 3 contractual employees. जो HR हेड था उसने अपने असिस्टेंट से दोबारा डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए बोला, जब उसने ये पाया कि जो 3 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय थे उनके डेटा में कुछ कमियां थी, डिस्क्रिपेंसी थी, ठीक है। कहां पे दिक्कत है, अब आपने एक रूल पढ़ा होगा कॉजेटिव वर्ब के बारे में, किसके बारे में, कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में, ठीक है। अब ये कॉजेटिव वर्ब्स होती क्या है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा देख लेना है। मेक होती है, लेट होती है, हेल्प होती है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, एक सिंपल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और बेस फॉर्म की वर्ब आती है, ठीक है। मेक, लेट, हेल्प, इतना याद रख सकते हो। यहां पे अब मेक जो देखो ये पास्ट टेंस का तो मेड हो जाएगा ना, तो द HR हेड मेड द असिस्टेंट, अब ये क्या है, सब्जेक्ट है, कॉजेटिव वर्ब आई, यहां देखो ऑब्जेक्ट आ गया असिस्टेंट। अब इसके बाद जो वर्ब आनी चाहिए थी वो कैसी आती, बेस फॉर्म में आती, तो क्या होना चाहिए था, रीसबमिट, तो TING हटा दो, रीसबमिट ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अब क्या होगा भाई, कॉजेटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद बेस फॉर्म आती है। कॉजेटिव वर्ब्स होती क्या है, मेक, लेट, हेल्प। बहुत ज्यादा डिटेल में भी यहां नहीं समझाएंगे, जब कभी पढ़ाएंगे इस टॉपिक को तो देखेंगे, ठीक है। और अगर इसको ही पढ़ना है कॉजेटिव वर्ब की तो कोई भी किताब उठा के पढ़ लो, एक बार देख लो इस टॉपिक के बारे में। तो एरर कहां पे थी, फर्स्ट में थी, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला।
अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।